20 फरवरी 2016 कश्मीर के पुलवामा में पामपोर के पास से सीआरपीएफ का एक कॉन्वॉय गुजरता है। 4 लश्कर ए तोयबा के टेररिस्ट जो अच्छे तरीके से ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ, यूबीजीएल्स के साथ, ग्रेनेड्स के साथ लैस हैं, वो सीआरपीएफ के कॉन्वॉय के ऊपर हमला करते हैं। उस हमले में 2 सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल्स अपनी जान गंवाते हैं और 11 अदर्स इंजर्ड हो जाते हैं। ये एक्शन होने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ इमीडिएटली एक्शन में आते हैं और जाके उन टेररिस्ट को चेस करने की कोशिश करते हैं। ये टेररिस्ट दौड़ते हैं और दौड़ के ईडीआई बिल्डिंग में घुस जाते हैं। बिल्डिंग एक मॉडर्न कंक्रीट बिल्डिंग थी, 6 फ्लोर्स की बिल्डिंग थी। सीआरपीएफ और जेकेपी उनको फायर करते हैं, पिन डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो टेररिस्ट हैं वो एक एडवांटेजियस पोजीशन में है, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड है, वेल ट्रेंड, और वो किसी को अंदर घुसने नहीं देते। इसकी इंफॉर्मेशन मिलते ही जो नियर बाय राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन थी वो अपनी क्विक रिएक्शन टीम्स को भेजते हैं और आके उस बिल्डिंग को कॉर्डन किया जाता है। कॉर्डन करने के बाद उस टाइम पे जो भी लीडर्स थे वो चाहते थे, मैं मिलिट्री एंड पुलिस लीडर्स की बात कर रहा हूँ, वो चाहते थे कि इस बिल्डिंग को जल्दी से क्लियर किया जाए। लेकिन तभी पता चलता है कि इस बिल्डिंग के अंदर 100 से ज्यादा सिविलियंस मौजूद हैं, जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारा ईडीआई का स्टाफ वहां पे है। ऐसे में हाउस क्लियरेंस अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो टेररिस्ट हैं वो इन सिविलियंस को एज अ हॉस्टेज ले लें या उनमें से कुछ को मार भी डालें या फिर क्रॉस फायर में ही कुछ सिविलियंस की जान चली जाए। मैंने आपको हमेशा बताया हर अपने ऑपरेशन की स्टोरी में कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि सिविलियन कैजुअल्टीज ना हो या मिनिमम हो। इसी चीज़ का ध्यान रखा जा रहा था आज के ऑपरेशन में भी। शाम के लगभग 4 बज चुके थे। 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस की टीम को बुलाया गया। कहा कि इसमें राष्ट्रीय राइफल्स को ना भेज के सर्जिकली हमें ऑपरेट करना है, तो 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस की टीम को बुला दिया जाए। इसके दौरान फटाफट से एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम्स, इन्होंने सिविलियंस का एवैक्यूएशन शुरू करवाया। फटाफट से कैस्पर्स का, अपनी जो हमारी आर्मर व्हीकल्स होती हैं जिनसे कि आपको प्रोटेक्शन मिले, माइन फील्ड से, ग्रेनेड से, फायर से आपको प्रोटेक्शन मिले, ऐसे व्हीकल्स का यूज करके सिविलियंस को फटाफट से इवैक्यूएट किया गया वहां से और उन सबको वहां से डिस्पर्स कर दिया गया, जिससे कि उस एरिया के अंदर, उस ईडीआई बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर सिर्फ वो दुश्मन और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस रहे। सारी टीम्स लगी हुई थी और उस बिल्डिंग को चारों साइड से 360 डिग्रीज उसको कॉर्डन कर लिया गया था। लेकिन क्योंकि ये मैसेज भेज दिया गया था 10 पैरा की टीम को, तो राष्ट्रीय राइफल्स की टीम को हाउस इंटरवेंशन के लिए मना कर दिया गया। कुछ ही समय में 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस की टीम आती है जिसको लीड कर रहे थे कैप्टन पवन। कैप्टन पवन अपनी टीम के साथ आते हैं और हाउस इंटरवेंशन का प्रोसेस शुरू किया जाता है। वो अपनी टीम्स को लगाते हैं साइड में, सिक्योर करते हैं, जो विंडोज हैं उनको सिक्योर किया जाता है। उसके बाद एंट्री पे सीधा अपनी टीम को लेके, वो स्क्वाड को लेके मूव इन करते हैं। उस बिल्डिंग के बारे में पूरे डिटेल्स नहीं पता थे। नई बिल्डिंग थी, कॉन्क्रीट बिल्डिंग थी और उसके अंदर गोलियां भी पेनिट्रेट नहीं कर रही थी। ऐसे में हाउस इंटरवेंशन ही एक ऑप्शन बचता था। जब कैप्टन पवन ये कोशिश कर रहे थे तो दुश्मन ने उनके ऊपर स्टेयरवेल से ऊपर से नीचे की तरफ हैवी बर्स्ट फायर किया, जिसमें कैप्टन पवन कुमार के इंजरी हुई और लेटर ऑन ही सकम टू हिज इंजरीज एंड वी लॉस्ट हिम। रात होती जा रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था, अब क्या किया जाए। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं कैप्टन पवन कुमार की स्टोरी को पूरा नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में मैंने आपको एक लाइन में बता के छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने जो ऑपरेशन किया उसकी पूरी स्टोरी मैं आपको किसी और वीडियो में पूरे डिटेल में समझाऊंगा। आज के वीडियो में मैं फोकस करूंगा जो 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस की टीम आई और उन्होंने जो इस ऑपरेशन को आगे अंजाम दिया और किस तरीके से इसको कंप्लीट करा, उसके ऊपर। कहानी को आगे बढ़ाना था, आतंकवादियों को निकलने नहीं देना था। कमांडर्स ने एट हायर लेवल डिसाइड किया कि 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस की टीम को बुलाया जाए। 9 पैरा की टीम जो इस चीज से टोटली बेखबर थी, उनका वो एरिया नहीं था, वहां वो ऑपरेट नहीं करते थे और उनकी टीम को कोई यहाँ के लिए ईयर मार्क भी नहीं किया गया था। 10 पैरा की टीम आई जिसने हैवी कैजुअलिटी उठाई और तभी 9 पैरा की टीम को मैसेज भेजा गया। 9 पैरा की टीम में फटाफट से तैयार हुए। जैसा आप और मैं हम सभी जानते हैं, स्पेशल फोर्सेस, वैसे तो पूरी इंडियन आर्मी ही हमेशा हर पल तैयार रहते हैं देश की सुरक्षा के लिए, किसी भी ऑपरेशन को अंडरटेक करने के लिए, लेकिन स्पेशल फोर्सेस उनसे और एक कदम आगे हमेशा रहती हैं। और ऐसे में 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस की टीम्स बिल्कुल रेडी थी। उनको मैसेज मिला, वो फटाफट अपनी जिस भी लोकेशन में थे वहां से वो आए और पामपोर ईडीआई बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंचे। सुबह सुबह के टाइम ये वहां पे पहुंचते हैं और टीम्स को डिप्लॉय किया जाता है, जिसको लीड कर रहे थे कैप्टन तुषार महाजन। कैप्टन तुषार महाजन आए, उन्होंने अपना पूरा देखा कि उस बिल्डिंग को ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करके उस बिल्डिंग के डिटेल्स निकलवाए और ये पता चला कि उस बिल्डिंग के अंदर
6 फ्लोर्स हैं। हर फ्लोर पे 10 क्लासरूम्स और 2 टॉयलेट्स हैं, यानी कि 12 कमरे हर फ्लोर पे। कैप्टन पवन कुमार की टीम जो पहले से ग्राउंड पे जाके वहाँ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर चुके थे, लेकिन बिकॉज ऑफ हैवी फायर एंड बिकॉज ऑफ कैजुअलिटी उनको इवैक्यूएट कराना पड़ा और बिल्डिंग अब फिर से सारी क्लियर करनी थी। कैप्टन तुषार महाजन आते हैं अपनी टीम के साथ और आके उस पूरी बिल्डिंग को एनालिसिस करके वो देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ से हम स्नाइपर्स को बिठा सकें। हम जानते थे कि बिल्डिंग को आप नहीं तोड़ सकते गोलियों से, और एक्सप्लोसिव लगा के उसको गिराने के लिए ये हम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ये हमारे देश का ही पैसा है, ये हमारे देश के अंदर की बात है। अगर हम ऐसे सिविलियन बिल्डिंग्स को गिराते रहेंगे तो कोई भी एक दो आतंकवादी आए, गुड फॉर नथिंग, और उनको मारने के लिए हमने पूरी बिल्डिंग गिरा दी। मैं जानता हूं कि बिल्डिंग ना गिरा के हमने बहुत हैवी लॉसेस लिए, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बनने में, परमिट्स में, परमिशंस में बहुत समय लगता है, और अक्सर हम बात करते हैं कि सिविलियन कुछ कंस्ट्रक्शंस हुए और उन कंस्ट्रक्शंस के बाद कुछ लोगों की कोठियां बन गई, कुछ लोगों ने गाड़ियां खरीद ली, किसी किसी के बच्चे विदेश पढ़ने चले गए। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, और हम चाहेंगे भी नहीं कि हमारे देश के अंदर कोई ऐसा नुकसान हो। इसलिए डिसाइड किया कि इस बिल्डिंग के अंदर फिर से बिल्डिंग इंटरवेंशन ड्रिल करी जाएगी। 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस की टीम जाएगी और इस पे कैप्टन तुषार महाजन अपनी टीम के साथ ऑलरेडी लग गए थे काम पे। नाउ स्नाइपर्स बैठ गए थे, 3 साइड से स्नाइपर बिठाए गए। आप जब इसकी इमेजेस देखोगे तो आपको पता चलेगा जो 6 फ्लोर बिल्डिंग है उसके बगल में ही एक दूसरी छोटी बिल्डिंग भी है जहां पे स्नाइपर्स डिप्लॉयड हुए, और बाकी कुछ और जगह पे भी स्नाइपर्स लगे। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कौन कहाँ पे प्लेस था, पर स्नाइपर्स लगे और स्नाइपर्स ने अपनी 4 टीम्स लगाई, 4 स्नाइपर टीम्स लगी, जिन्होंने हर विंडो, हर वो जगह जहां से वो हमारे मूविंग ट्रुप्स के ऊपर फायर कर सकते थे, उन सबको कवर किया। कवर करने के बाद देखा गया, हमने ये भी एक्सप्लोर किया कि क्या रॉकेट लॉन्चर्स का यूज करके यहाँ पे आरएल से मार के उनको मार गिराया जाए। ये भी एक्सप्लोर किया गया, लेकिन उसके लिए सही फायर की विंडो नहीं मिल रही थी। एक अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए होती है, एक ये एरिया आपको चाहिए होता है जहां से आप रॉकेट लॉन्चर का राउंड एंटर करवा सकें। ये बन नहीं पा रहा था, लेकिन ये जगह जरूर थी कि हम स्नाइपर्स से उन विंडोज को कवर करें। कैप्टन तुषार महाजन ने अपने स्क्वाड को लिया और 2 छोटे छोटे स्क्वाड्स बनाए। उन्होंने डिसाइड किया कि एक स्क्वाड को वो लीड करेंगे और एक स्क्वाड को लांस नायक ओम प्रकाश लीड करेंगे। ओपी और कैप्टन तुषार, इन दोनों के बीच में पूरा सामंजस्य बैठ चुका था, कोऑर्डिनेशन था। और यहां मैं आपको बताता हूं, स्पेशल फोर्सेस इनकी टीम्स के साथ जितना मैंने ऑपरेट करा है, खुद देखा है मैंने, इनकी ड्रिल्स इतनी वेल रिहर्स्ड होती हैं, इतनी इन्होंने प्रैक्टिस करी होती है कि स्टेप टू स्टेप, एक एक कदम, एक एक ब्रीदिंग, जैसे बोलते हैं कि सांस की स्पीड से मैच करते हैं एक दूसरे के साथ। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी स्पेशल फोर्सेस इतना एक्यूरेटली ऑपरेशंस को डिलीवर करती है, सही रिजल्ट्स हमें लेके आके देते हैं। इनकी ट्रेनिंग, इनकी एक्सपर्टीज हमेशा हर ऑपरेशन में मैंने देखा कि वो रिजल्ट्स लाके देती है, और यहां भी वही चीज थी। लेकिन अभी पॉइंट आ रहा था कि उस बिल्डिंग की एंट्री तक कैसे पहुंचे। ये जो बिल्डिंग थी इसमें 2 स्टेवेल थे, एक सेंटर में स्टेवेल और एक साइड में स्टेवेल। अब डिसाइड हो रहा था कि किस तरीके से मूव किया जाए। तो पहले इन्होंने जब मूव करने की कोशिश की तो दुश्मन ने इनके ऊपर फायर डाला। ऑल्दो स्नाइपर्स अपना काम कर रहे थे, स्नाइपर्स उनको मूव नहीं करने दे रहे थे बिल्डिंग के अंदर भी, क्योंकि जहां भी एम मिल पा रहा था स्नाइपर्स वहां पे इनको पिन डाउन कर देते थे, तो ये मूव नहीं कर पा रहे थे। पर फिर भी दुश्मन दुश्मन होता है। जब इन्होंने दोबारा मूव करने की कोशिश की तो इन्होंने कैस्पर व्हीकल से मूव करने की कोशिश की कि बिल्डिंग के गेट तक पहुंच जाए और फिर ये टीम एंटर करे। जब इन्होंने ऐसा किया तो अंदर छुपे आतंकवादियों ने इनके ऊपर यूबीजीएल से फायर किया। यूबीजीएल मतलब अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। राइफल्स के नीचे एक छोटा सा अटैचमेंट लगता है अंडर द बैरल, जहां से ग्रेनेड्स फायर किए जाते हैं। दुश्मन यूबीजीएल से लैस थे, उन्होंने फायर किया, लेकिन कैप्टन तुषार महाजन और उनकी टीम सुबह से ही इस काम पे लगे हुए थे कि कैसे भी हमें एंट्री करनी है। पहले एक बार एंट्री नहीं हो पाई, डिसाइड किया गया, थोड़ा और टाइम लिया गया, और ज़्यादा ढंग से डिटेल में ये गए, इन्होंने और ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग करी और फिर डिसाइड किया कि अब इंटरवेंशन करना ही होगा। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बिल्डिंग इंटरवेंशन या रूम इंटरवेंशन का जो ड्रिल होती है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स आपको बताता हूं कि आपको समझ में आए कि ये ऑपरेशंस कितने ट्रिकी, कितने खतरनाक और कितने अनफॉरगिविंग होते हैं। आपने और हमने सबने देखा जब 26/11 हुआ, ताज होटल के अंदर किस तरह हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की टीम गई और उन्होंने जाके वहां पे हाउस इंटरवेंशन किया या बिल्डिंग इंटरवेंशन किया और फिर एक एक रूम को क्लियर किया।
जिसमें हमने देखा कि हमारे देश के हीरो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने किस तरह अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऐसी ही कुछ कहानी ये निकल के आएगी जब मैं आपको बाकी डिटेल्स इस कहानी के बताऊंगा। जब रूम टू रूम क्लियरेंस हम करते हैं तो इसके बेसिक स्टेप्स आमतौर पे वो सेम रहते हैं अक्रॉस बोर्ड, और ये दुश्मन भी जानता है। दरवाजा अगर बंद है तो सबसे पहले उसको ब्रेक किया जाएगा, तो ब्रीचिंग, सबसे पहले ब्रीचिंग होगी। ब्रीच करने के बाद अंदर कोई स्टन ग्रेनेड या कोई भी शॉक इफेक्ट के लिए ग्रेनेड फेंका जाएगा। ग्रेनेड फेंकने के बाद जब उनका डिसओरिएंटेशन हो गया है दुश्मन का, उसके बाद पहला बडी जो हाउस इंटरवेंशन में सबसे आगे लीड पे चल रहा है वो अंदर जाता है और एक साइड को क्लोज डिस्टेंस क्लियर करता है। जरूरत पड़ती है, दुश्मन है तो गोली मारता है, गोली नहीं मारना तो खाली फायर भी फायर कर सकता है, और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो एक्शन लेता है। यहाँ पे सिचुएशन क्रिटिकल थी क्योंकि हो सकता था अभी भी कोई हॉस्टेज या कोई सिविलियंस अंदर हो। उसके बाद जब पहला बडी जाता है उसके तुरंत बाद आधे सेकंड से 1 सेकंड के गैप के अंदर ही दूसरा बडी जाता है, तो राइट साइड को क्लियर करता है, राइट नियर साइड को क्लियर करता है। उसके बाद तीसरा बंदा जाता है, तीसरा बंदा जाके लेफ्ट फार साइड को, और चौथा बंदा जाके राइट फार साइड और सेंटर को क्लियर करता है। उसके बाद अगर दुश्मन वहां पे है तो उसको एलिमिनेट करा जाता है। दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये जरूरी नहीं है कि पहला जो बडी एंटर करेगा वो लेफ्ट ही जाएगा या राइट ही जाएगा, दूसरा जो जाएगा वो राइट जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द लेआउट, ये चीज़ें चेंज होती हैं। पर बेसिक स्टेप्स जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होंगे। जब उस रूम को क्लियर कर दिया गया, पूरा रूम क्लियर हो गया है, रूम क्लियरेंस के बाद ये बाहर आते हैं, अपनी सारी टीम्स कम्युनिकेशन पे होती हैं, सबका कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन चल रहा होता है, और हर टीम को पता होता है कि पहली टीम दूसरी टीम कहाँ पे है, और सबको पता चलता रहता है कि रूम इंटरवेंशन में गए हैं, रूम क्लियर हुआ और ये बाहर आए। बाहर आने के बाद क्लियर का मैसेज पास करके दूसरे रूम पे जाया जाता है। इस तरीके से आप सोचिए, ईडीआई बिल्डिंग के अंदर हर फ्लोर पे 12 कमरे इंक्लूडिंग द टॉयलेट्स और 6 फ्लोर्स, तो आपको 60 कमरे क्लियर करने हैं वन आफ्टर द अदर। और ये चीज आप सोचिए कि एक एक रूम में आपको ये एक्सरसाइज करनी है, हर रूम के अंदर ये करना है, और किसी भी रूम के अंदर दुश्मन हो सकता है। पहले 5, 7, 10 रूम करने के बाद ये मोनोटोनस सा लगने लगता है और आपके लैकेडेसिकल एटीट्यूड किक इन कर सकता है। लेकिन हमारे स्पेशल फोर्सेस को ऐसा कुछ भी ना हो, फटीग ना हो, मोनोटोनस ना लगे, इसके लिए इतनी सारी प्रैक्टिस, इतनी सारी मेहनत और इतनी सब कुछ ट्रेनिंग लेके ये आए होते हैं। यही कार्रवाई शुरू करी। अब दोनों स्क्वाड्स मूव करते हैं। डिसाइड हुआ कि जो सेंटर स्टेयरकेस है, जो सेंटर एंट्री है, वहां से कैप्टन तुषार महाजन अपने 3 जवानों के साथ, और जो फ्लैंक में एक एंट्री है वहां से लांस नायक ओपी अपने बाकी 3 जवानों के साथ, साथियों के साथ एंटर करेंगे। दोनों साइमल्टेनियस एंटर करेंगे और ये इंश्योर किया जाएगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा शॉक स्टेट आप दे सकते हो दुश्मन को, और जितना उसको कंफ्यूज रख सकते हो उतना कंफ्यूज रखा जाए। उसको ये ना पिन हो पाए कि एक्चुअली टीम आई कहां से है। दोनों टीम्स ने एकदम से कम्युनिकेशन में रह के एक साथ उन्होंने चार्जेस लगाए, क्योंकि अभी ब्रीच करना था। दोनों ने एक साथ चार्जेस लगाए, दोनों ने एक साथ उसको ब्लास्ट किया, और दोनों टीम्स एक साथ 2 डिफरेंट डायरेक्शन से एंटर करती हैं। ओपी की टीम आती है, वो एक साइड से फ्लैंक से मूव कर रही है, और इधर कैप्टन तुषार की जो टीम है वो सेंटर से एंटर कर रही होती है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कैप्टन पवन की टीम पहले ही क्लियर कर चुकी थी, लेकिन हमें नहीं पता कि रात के दौरान और दोपहर अभी होने लगी है, तब तक में अंदर छुपे उन आतंकवादियों ने क्या मूवमेंट किया है। क्या वो अभी भी ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर से ऊपर कहीं है या नीचे है। इन्होंने फटाफट से क्लियरेंस करना शुरू किया। ग्राउंड फ्लोर को क्लियर किया गया। ग्राउंड फ्लोर को क्लियर करने के बाद दोनों टीम्स ने कम्युनिकेशन में थे, दोनों टीम्स ऊपर गए, फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे। फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचने के बाद दोनों टीम्स ने अपने अपने डायरेक्शन में क्लियर करना शुरू कर दिया। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगा कि ये एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है मिलिट्री टैक्टिक्स का, कि यहाँ पे कैप्टन तुषार ने डिसाइड किया कि 2 टीम्स जाएंगी और एक दूसरे के सपोर्ट में है। सो ऑल दो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हैं, अब जो कॉरिडोर्स होते हैं वो बड़े हैं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी टीम जाके एक डायरेक्शन में मुड़ती है तो आपके पीछे से दुश्मन आपके ऊपर फायर ना कर दे। आप इमेजिन कीजिए, एक बड़ा सा कॉरिडोर है, उसके बीच में एक स्टेयरकेस है और उसके दोनों साइड में रूम्स हैं, और छोटे छोटे स्क्वाड्स में आप आए होते हो, तो आप साइमल्टेनियसली बहुत सारे रूम्स नहीं कर सकते। इसलिए दोनों टीम्स 2 डिफरेंट डायरेक्शन में करती है, जिससे स्पीड ऑफ क्लियरेंस बनी रहे और जल्दी से जल्दी उन दुश्मन को एलिमिनेट करके बिल्डिंग को सिक्योर करके क्लीन कर दिया जाए। यही चीज चल रही थी।
फर्स्ट फ्लोर का काम कंप्लीट होता है, दोनों टीम्स आपस में मैरी अप करती हैं और उसके बाद फिर से दोनों अलग-अलग डायरेक्शन से मूव करना शुरू करते हैं ऊपर। लांस नाइक ओपी की टीम जो साइड स्टेयरवेल से जा रही थी वो ऊपर चढ़ती है सेकंड फ्लोर पे। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर लिया जाता है। सेकंड फ्लोर पे जैसे ही वो ऊपर चढ़ते हैं तो सामने जो पहला कमरा था, जो कि कमरा नंबर 3 था एक्चुअली, उस कमरा नंबर 3 से जहाँ से स्टेयरवेल पे व्यू मिलता था क्लियर, वहाँ पे इन आतंकवादियों ने छोटे होल्स बना के दरवाजे में राइफल सेट करी हुई थी फायर करने के लिए और उसके पीछे बहुत सारा फर्नीचर रखा हुआ था जिससे वो दरवाज़ा तोड़ा नहीं जा सके। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ब्रीचिंग सबसे पहला जो काम होता है वो ब्रीचिंग का होता है। जब आप दरवाज़ा ब्रीच करोगे तभी आप ग्रेनेड अंदर लॉब कर सकते हो। लेकिन जब दरवाजे के पीछे ऐसे फर्नीचर वगैरह कुछ रखा हो तो आप उसको लात मार के खोल नहीं सकते। आप चार्ज से भी उसको उड़ाओगे तो भी वो पूरा नहीं हटेगा अनलेस आप उतना हैवी चार्ज यूज़ करो। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जब हम एक्सप्लोजिव्स का यूज़ करते हैं तो वो अपना रोल स्पेसिफिक चार्ज यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर मुझे एक दरवाज़ा उड़ाना है तो एक अलग क्वांटिटी का चार्ज यूज़ होगा और अगर मुझे कोई ब्रिज उड़ाना है या बिल्डिंग के पिलर्स गिराने हैं तो एक अलग लेवल का चार्ज अलग क्वांटिटी में वगैरह वगैरह यूज़ होगा। मैं ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, पर आप ये समझ लीजिए कि हर चीज़ के लिए अलग है। जैसे इंसान को मारने के लिए गोली अलग टाइप की होगी और टैंक पे चलाने के लिए जो राउंड्स होंगे वो अलग तरह के होंगे। यहाँ पे भी यही चीज़ की तैयारी थी। जब लांस नाइक ओपी की टीम ऊपर चढ़ी, दुश्मन ने इनको देखा और दुश्मन ने इनके ऊपर इफेक्टिव बर्स्ट फायर कर दिया। लांस नाइक ओपी के इंजरीज हुई। उन्होंने फटाफट से जो दूसरा स्क्वाड था, जो कैप्टन तुषार महाजन लीड कर रहे थे, उनको इन्फॉर्मेशन पास की और वो भी उस तरफ को उनके सपोर्ट में आए। इधर एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल मिलता है कि लांस नाइक ओपी ने इंजर्ड होने के बाद अपनी बाकी टीम को बचाने के लिए वो दुश्मन की तरफ चार्ज कर गए, क्योंकि जब वो दुश्मन की तरफ चार्ज करे तो दुश्मन उन पे फोकस करने लगा और बाकी टीम को सेफ एरिया मिल गया जहां से वो अपना कवर ले सकते थे और दुश्मन पे फायर कर सकते थे। लांस नायक ओपी के कई गोलियां लग गई, वो ब्लीड करने लगे और ऐसे में कैप्टन तुषार महाजन का जो स्क्वाड था वो भी उस तरफ पास पहुंचा दूसरे डायरेक्शन से और उसके बराबर वाले रूम नंबर 2 में एंटर कर गए। वो जानते थे कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। यानी कि दुश्मन तैयारी से बैठा हुआ था। उसको पता था कि बिल्डिंग इंटरवेंशन होगा और स्पेशल फोर्सेस की टीम आएगी। वो भी बहुत अच्छे से ट्रेन्ड थे। ऐसे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्पेशल फोर्सेस की एक खासियत है। आपने देखा होगा स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स, जेसीओस, जवान सब अपने पॉकेट पे एक बैच पहनते हैं, जिस पे लिखा होता है बलिदान। यानी कि वो अपनी टीम और अपने देश के लिए अपने प्राण को पहले ही बलिदान मान लेते हैं। वो कहते हैं कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मेरी जान चली जाए, मैं अपनी टीम और अपने देश को किसी भी कीमत पे सुरक्षित रखूंगा। और इसका एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल दिया लांस नायक ओम प्रकाश ने। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। लांस नायक ओम प्रकाश को छुट्टी जाना था। उनकी छुट्टी सैंक्शन हो चुकी थी। वो कहीं और डिप्लॉयड थे और वो अपना सामान लेके जहां से इस टीम को बुलाया गया वहां पे आए हुए थे, क्योंकि अगले दिन इनको छुट्टी जाना था। ये हमारी फौज की, स्पेशल फोर्सेस की ये स्पिरिट है, क्योंकि जब ऑपरेशन में जाना है, नाउ व्हेन द ड्यूटी कॉल्स, छुट्टी कैन वेट। और लांस नायक ओम प्रकाश ने अपनी बहादुरी, अपना कमिटमेंट टू ड्यूटी, अपने सेल्फलेस सर्विस को हमेशा आगे रखा और आखिरी दम तक वो ये सामने लाइव एग्जाम्पल पेश करते रहे। लांस नायक ओपी को गोलियां लग चुकी थी, वो ब्लीड कर रहे थे और कैप्टन तुषार महाजन अपने बाकी स्क्वाड के जवानों को लेके आगे बढ़े और वहां पे पहुंचे। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि वो जानते थे कि दरवाजे से नहीं घुस सकते, तो उन्होंने तुरंत अपना टेक्निकल ब्रिलियंस का एक और एग्जाम्पल दिया। उन्होंने दीवार पे, जो रूम नंबर 2 और रूम नंबर 3 के बीच की दीवार थी, उसके ऊपर चार्जेस लगाए एंड बूम, आतंकवादी इसके लिए भी तैयार थे। लश्कर ए तैयबा के ये टेररिस्ट वो इतने अच्छे से ट्रेन थे कि उनको पता था कि जब पहला स्क्वाड वहां से आया है और वो हाउस इंटरवेंशन या रूम इंटरवेंशन करने की कोशिश करेंगे और दरवाजा नहीं खुलेगा, ऐसे टाइम पे वो दीवार तोड़ने की कोशिश करेंगे। और कैप्टन महाजन ने जब दीवार तोड़ी, वो आतंकवादियों ने एकदम से बस्ट फायर मारा। कैप्टन तुषार महाजन ने उनकी तरफ चार्ज किया और कैप्टन तुषार महाजन के पैरों में गोलियां लग गई। गोलियां लगने के बावजूद कैप्टन तुषार महाजन ने उनके ऊपर चार्ज कंटिन्यू रखा। उनमें से पहले आतंकवादी को उन्होंने 10 मीटर से भी कम के गैप पे, जिसको सीक्यूबी कहा जाता है, सीक्यूबी की लड़ाई में उसको मार गिराया। दूसरा टेररिस्ट आया और उनसे गुत्थम गुत्था की लड़ाई करने की कोशिश करने लगा विद वेपन्स, बहुत ही क्लोज रेंज पे, और आके उसमें भी कैप्टन तुषार महाजन ने उसको मार गिराया। हालांकि
इस सब के दौरान कैप्टन तुषार महाजन को और भी कई गोलियां लग गई। तुषार महाजन कंटिन्यू करते रहे और उन्होंने तीसरे आतंकवादी के ऊपर भी फायर किया। एक आतंकवादी पहले मर चुका था जब 10 पैरा एसएफ ने हाउस इंटरवेंशन किया था और बाकी के 3 को अब मार गिराया। कैप्टन तुषार महाजन के कई गोलियां लग चुकी थी। बाकी टीम बाकी बिल्डिंग को सिक्योर कर रही थी और कैप्टन तुषार महाजन और लांस नायक ओपी को फटाफट से मेडिकल इवैक्यूएशन करवाया गया। लगभग 12:30 बजे तक ये सब कुछ हो चुका था दोपहर में, लगभग आधे घंटे में, और बाकी 10 से 15 मिनट में बाकी पूरी बिल्डिंग को सिक्योर किया गया, क्लियर किया गया और 12:40 तक लगभग ये बिल्डिंग सिक्योर हो चुकी थी। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था। हालांकि लांस नायक ओम प्रकाश और कैप्टन तुषार महाजन दोनों बैडली इंजर्ड थे। इनको फटाफट से इवैक्यूएट किया गया। वहां से इनको 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर ले जाया गया और वहां पहुंच के लांस नायक ओम प्रकाश और कैप्टन तुषार महाजन दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए और भारत माता की सेवा में अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस किया। जहां पे लांस नायक ओम प्रकाश ने सेल्फलेस ड्यूटी, एक्सट्रीम करेज एंड ब्रेवरी इन द फेस ऑफ एनिमी उन्होंने दर्शाई और अपनी टीम की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उसके लिए उनको मरणोपरांत पोस्थुमसली शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया और कैप्टन तुषार महाजन की एग्जेम्पलरी ब्रेवरी, बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, सेल्फलेस सेक्रीफाइस एंड लीडरशिप इन द फेस ऑफ डेथ जैसे काम कर दिखाने के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये जो एक ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था। ये एक लेसन था, ये एक केस स्टडी था, ये एक इतना बड़ा सीखने का मौका था कि जिस बहादुरी की हम एक पहचान यहाँ से लेसन ले सकते हैं कि किस तरीके से सभी लोगों ने अपनी बहादुरी दिखाई, सेल्फलेस ड्यूटी दिखाई। वहाँ पे ये एक टेक्निकली ब्रिलियंट ऑपरेशन था। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें हमारे लॉसेस हुए, हमारे हैवी लॉसेस हुए, लेकिन मैं साथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि किसी भी बैटल के अंदर, चाहे वो काउंटर टेररिज्म की बैटल हो, काउंटर इंसर्जेंसी की हो या कन्वेंशनल वॉरफेयर हो, आप एक डिफेंडेड लोकेलिटी पे जब आप जाते हो तो एज एडवांसिंग फोर्स आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे इस केस के अंदर भी वो टेररिस्ट 3 ही थे अंदर जो जिंदा बचे हुए थे जब कैप्टन तुषार महाजन की टीम ने इंटरवेंशन किया, लेकिन वो सब के सब एक वेल फोर्टिफाइड लोकेशन में थे, कंक्रीट बिल्डिंग में छुपे हुए थे। आप उनको देख नहीं सकते थे, आप टॉप डाउन अप्रोच में बिल्डिंग इंटरवेंशन नहीं कर सकते थे, जो कि हमने बॉम्बे नरीमन हाउस पे करके दिखाया। वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी। ये कश्मीरी बिल्डिंग थी जिसके छत के ऊपर 3 शीट्स लगी होती हैं। वहाँ से अंदर घुसना, पहले आप जाओ हेलीकॉप्टर से वहाँ, फिर वो 3 शीट्स को तोड़ो, फिर वो लकड़ी को तोड़ो, उसके बाद आप एंटर कर सकते हो और ऐसे में आप बहुत बड़े टारगेट बन जाते हो, जो कि बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे टाइम की कमी और हॉस्टेजेस होने के चांस की वजह से ये ज़रूरी था कि ऑल्दो वेरी डिफिकल्ट, ऑल्दो हमें पता है कि कैजुअलिटी होने के चांसेस 100% हैं और ऐसे में आप नीचे से ऊपर उसको हाउस क्लियरेंस कर रहे हो आप। ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कैप्टन तुषार महाजन ने जो अपनी बहादुरी और जो अपनी लीडरशिप वहाँ पे दिखाई, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जहाँ कैप्टन तुषार महाजन और लांस नायक ओम प्रकाश की बहादुरी का किस्सा सुनने को मिला, वहीं आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा, कुछ बहादुरी की परिभाषा में आपकी समझ में कुछ आया होगा। ऐसे और किस्से मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। बहुत बहादुर हैं हमारे देश में, बहुत बहादुर रहे हैं हमारे देश में, जिनकी वजह से भारत सुरक्षित है, मैं और आप खुशहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये मेरा एक तरीका है आप तक उनकी कहानी पहुँचा के उन मेरे भाइयों को श्रद्धांजलि देने का, उनकी याद करने का और सबको याद दिलाने का कि भारत ऐसे ही सुरक्षित नहीं है, बहुत बलिदान हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।